राष्ट्रहित सर्वोपरि, एंड हिंदू हित और राष्ट्रहित में बहुत सारा ओवरलैप है। आई एम नॉट सेइंग इट इज ऑलवेज सिनोनिमस, बट आई एम सेइंग उसका सिग्निफिकेंट ओवरलैप है। अगर हिंदू का अहित हो तो राष्ट्रहित तो हो नहीं सकता है। नमस्कार, साइकोनीत में आप सबका स्वागत है। अगर आप सोचते हैं कि वकालत का पेशा केवल कानून की मोटी किताबों तक सीमित है, तो आप शायद जे साई दीपक को नहीं जानते। ये वो वकील हैं जो अदालत में सिर्फ दलीलें नहीं देते, बल्कि इनके हर शब्द में भारत की आत्मा की गूंज सुनाई देती है। और जब वो बोलते हैं तो संविधान, इतिहास और संस्कृति तीनों जैसे खुद खड़े होकर सलाम ठोकते हैं। अगर भारत के धुरंधरों की नई लिस्ट बन रही है तो जे साई दीपक का नाम उसमें ज़रूर होना चाहिए। और वजह सिर्फ उनकी अदालत में गूंजती आवाज़ नहीं, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में उनकी धमक और उनके ज्ञान का अप्रतिम भंडार है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर उनके विचार बहुत स्पष्ट और तीखे हैं। वो भारत को उत्तर दक्षिण में बांट कर नहीं देखते, बल्कि सनातन संस्कृति के फैलाव के तौर पर देखते हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट वकील हूँ और मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। मैं सिर्फ इन्हीं दो रोल्स के वजह से इस इशू पे बात करता हूँ। मैं संस्कृति को बचाने बिल्कुल नहीं निकला हूँ, ना मैं सभ्यता को बचाने निकला हूँ, क्योंकि ये किसी एक आदमी से नहीं हो सकता है। मैं उस जीवन प्रणाली को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका बेनिफिट मैंने उठाया है और जिसका मैं एक प्रोडक्ट हूँ। सबसे पहली बात यह है कि तमिलनाडु जो है पेरियार की धरती नहीं है, वो सुब्रमण्य भारती की धरती है, जिन्होंने नेशनलिज्म पे बहुत सारी कविताएं रची हैं। तमिलनाडु जो है भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है और हिंदू संस्कृति का बहुत ही बड़ा स्तंभ है, क्योंकि जितने भी उत्तर में जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं उससे तमिलनाडु जो है थोड़ा बहुत बचा रहा था, जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति वहाँ पे बची रखी है। अगर आप आज के डेट में देखेंगे तो वहाँ पे हिंदुत्व उभर रहा है, कमल खिल रहा है, सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से। ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पे हिंदू नहीं हैं और अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, लेकिन आज तक उनके सामने आपने एक पॉलिटिकल विकल्प नहीं रखा। आज वो विकल्प अन्नामले के रूप में आके पेश हो गया है। मेरा ये मानना है कि शब्द में बहुत शक्ति होती है, तो इसलिए मैंने साउथ इंडिया का जो प्रयोग है मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। मैं इसको दक्षिण भारत कहूँगा या सदर्न भारत कहूँगा। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया ऐसे लगता है कि ये दो अलग देश हैं, ये अलग देश नहीं है। तो मैं अपने आप को साउथ इंडियन नहीं मानता हूँ। आई एम एन इंडियन फ्रॉम द साउथ। चाहे वो नॉर्थ हो या पश्चिम हो या पूर्व हो या दक्षिण हो, यही सच्चाई है कि भारत एक बैटल ग्राउंड बन गया है जिहाद के लिए और मिशनरी एक्टिविटी के लिए, और जो इस धरती की सोच के लिए बात करता है उसको फैशिस्ट करार दिया जाता है। चेन्नई में जन्मे जे साई दीपक की कहानी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बचपन से इंजीनियरिंग का सपना लेकर वो आईआईटी खड़गपुर पहुंचे, जहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की और अचानक कानून की तरफ यू टर्न ले लिया। कॉलेज में धर्म और पहचान पर बहसें देखी तो लगा कि मुद्दे सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी हैं, और यही सोच उन्हें लॉ की दुनिया में ले आई। साई दीपक की वकालत कोई साधारण प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक वैचारिक युद्ध है, उपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त की लड़ाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दमदार प्रस्तुतियों से साबित कर दिया कि वो केवल कानूनी प्रक्रिया के ज्ञाता नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के सच्चे प्रतिनिधि हैं। हाउ आर वी आइडेंटिफाइंग द बाउंड्रीज? वेरी क्लियर बाउंड्रीज। हिमालय से लेके नीचे सागर तक भारत है। तो जो लोग कहते हैं कि जब तक ब्रिटिश नहीं आए आपका कोई वजूद नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि आप क्या हैं, कौन है, इन्होंने भारत को बनाया, इन्होंने इंडिया बनाया। अरे भाई, जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आ रहे थे तो इनको पता नहीं था कि इंडिया कहाँ है। Then they should have called it South Asia. No, they called it India, for God's sakes. I am very clear that भारत हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, एंड अगर हिंदू है तब भारत है। जहां बाकी वकील ब्रिटिश लॉ की विरासत में गर्क रहते हैं, वहीं साई दीपक भारतीय दृष्टिकोण से न्याय की बात करते हैं। ये कहा जा सकता है कि विचारों की इस रेस में वो अव्वल है। सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर उन्होंने सबरीमाला, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे हाई प्रोफाइल केस लड़े। याद कीजिए, 2018 का साल था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सभी उम्र की महिलाएं सबरीमाला मंदिर में जा सकती हैं। ये निर्णय समानता के नाम पर दिया गया था, लेकिन तभी एक आवाज़ उठी, संयमित, तार्किक और गहराई से भरी।
जे साई दीपक ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इस फैसले से श्रद्धा और धर्म के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह केवल महिलाओं के अधिकार का मामला नहीं, बल्कि मंदिर की परंपरा, आस्था और धार्मिक स्वायत्तता का मामला है। धर्म केवल परंपरा नहीं, पहचान है, और संविधान का काम परंपरा को तोड़ना नहीं, समझना है। कोर्ट में उन्होंने जो प्रस्तुतियां दी वे इतनी सशक्त थी कि न्यायाधीश भी चकित रह गए। बाद में केस पुनर्विचार याचिका में गया। जहां बाकी वकील धाराएं और केस लॉ पढ़ते हैं, वहां साई दीपक मनुस्मृति, न्यायशास्त्र और धर्म सूत्रों के हवाले देते हैं। एक बार उन्होंने कहा, न्याय सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, यह एक सांस्कृतिक अनुभव भी है। इससे न्याय व्यवस्था में मूल भारतीय दृष्टिकोण और हमारे ग्रंथों को एक वैधता मिलने लगी है। ये आज कानून छात्रों के लिए एक अनूठा अध्ययन विषय बन गया है। इंडिपेंडेंट भारत में कश्मीर हुआ था जी, और वहाँ से कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था वो तो सबने देखा है, और वो इंडिपेंडेंट भारत के 40 साल के बाद हुआ है ना। तो ये एक कंटिन्यूम है, और अगर हमने इससे कोई सीख नहीं ली तो कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं बन जाएगा, कश्मीर भारत की अनुभूति बन जाएगी, सारे भारत की। और कोई भी स्थान भारत का, कोई भी प्रदेश या कोई भी राज्य उससे अछूता नहीं रहेगा। उनकी बातों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय ज्ञान परंपरा आज भी जीवित है, बस उसे आवाज चाहिए, और वह आवाज जे साई दीपक है। लेकिन असली फैन बेस तो उन्हें मिला यूट्यूब, ट्विटर और पॉडकास्ट से। उनकी डिबेटिंग स्किल, तर्क और भाषा की धार ने उन्हें युवाओं का रोल मॉडल बना दिया। देखिए, हिंदुत्व के 2 बास्केट्स हैं, एक है पॉलिटिकल जो है राजनीतिक, और दूसरा है सामाजिक, सोसाइटल। मेरी रुचि जो है सामाजिक हिंदुत्व में है, जहाँ पे हिंदू कॉन्शियसनेस समाज में फैले थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। किसी के खिलाफ में द्वेष फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जागरूक होइए, अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए और अपने परिचय की रक्षा कीजिए। ये कहना संविधान के दायरे के अंदर रह के भी कहा जा सकता है, जो ही मैं कर रहा हूँ। एंड पुस्तक के इस दौरे के दौरान मैंने ये देखा है कि बच्चे जो हैं पहले सोशल मीडिया के एडिक्शन से इनका जो अटेंशन डेफिसिट जो है, 5 मिनट से ज़्यादा कुछ देख नहीं सकते हैं या 10 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ को पढ़ नहीं सकते हैं। इस बुक के बाद इतनी तो आशा आई है कि लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप उनके सामने तथ्य प्रमाणों के साथ रखने के लिए तैयार हैं तो लोग पढ़ते हैं। तो इसका तो मुझे लगता है इस निवेश का जो असर है दिखेगा 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में दिखेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इंजीनियरिंग छोड़ के वकालत में घुस गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईटी को छोड़ के अभी ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जाके अभी भारत के नींव को और उसके लेट्स से स्पाइन को हम दृढ़ करेंगे, क्योंकि भारत को हमारी ज़रूरत है। तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद दोनों साथ में जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद हमेशा साथ ही जाएगा, क्योंकि भारत की संस्कृति यही है। जे साई दीपक सिर्फ कोर्ट या टीवी डिबेट्स तक सीमित नहीं है। उनकी किताबें इंडिया दैट इज भारत और इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान बेस्ट सेलर है, जो औपनिवेशिक इतिहास, संविधान और भारतीय ज्ञान परंपरा को नए नज़रिए से देखते हैं। उनकी लेखन शैली एकेडमिक होते हुए भी इतनी तर्कपूर्ण और धारदार है कि पढ़ते पढ़ते आप भी बहस करने लगेंगे। इंडिया दैट इज भारत कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो भारत को भारत की नज़र से देखने का नज़रिया देता है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि भारत का संविधान भी गुलामी की सोच से अछूता नहीं रहा है। जब तक हम अपनी दृष्टि से उसे नहीं समझेंगे, तब तक असली आज़ादी अधूरी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान ही नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता और विचारों पर भी अंग्रेज़ों की गुलामी का पूरा प्रभाव दिखता है। इस किताब ने भारत की न्याय प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक सोच पर गुलामी के प्रभाव से हुए नुकसान को गहराई से उजागर किया है। किताब ने यह विमर्श छेड़ा कि संविधान की व्याख्या भारतीय दृष्टिकोण से क्यों जरूरी है। संक्षेप में, उनकी किताबें सिर्फ पन्नों का पुलिंदा नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का चश्मा है, जिससे आप भारत को वैसा देख पाते हैं जैसा वह वास्तव में है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे दिया है। जिसने राम जन्मभूमि की लड़ाई हारी है, हारे हुए पार्टी को भी कोर्ट ने जमीन दिया है। ये कोई कोर्ट नहीं करता है। ये किसी भी टाइटल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में होता ही नहीं है कि हारी हुई एक पार्टी को आप जमीन उठा के दे दें। आप सपोर्ट करते हो इसको? आई डोंट,
बट आई एम सेइंग दैट अगर ये विकल्प दिया जा सकता है टू प्रिजर्व पीस एंड टू ऑल्सो रिक्लेम व्हाट इज योर्स, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। करेक्ट। हालांकि मैं ये कहूंगा भाई वक्फ की तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं एंड वक्फ की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो आई कहां से हैं? सो यू शुड रीड अ बिट ऑन दिस सब्जेक्ट। जब मंदिर को ऑक्यूपाई किया जाता था तो मंदिर से जुड़े जितनी भी जमीनें थी उसको भी हड़प लिया जाता था और उसके नाम पे एक वक्फ बन जाता था। तो आपका जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी जो संपत्ति थी वो ऑलरेडी उनके पास जा चुकी है, उसके ऊपर आप और देना चाहते हैं ताकि आप अपनी जमीन वापस ले लें मंदिर बनाने के लिए। आई एम सेइंग ठीक है, वील डू इवन दैट, वील गो टू दैट एक्सटेंट ऑल्सो। बट ये 5 गांव का एक आर्ग्यूमेंट हो गया, अगर आपको वो भी मंजूर नहीं है। साईं दीपक युवाओं में बहुत पॉपुलर और चहेते बन चुके हैं क्योंकि वे जटिल मुद्दों को भी आम भाषा में समझाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके तर्क वायरल होते हैं। वे स्टेट्स को चैलेंज करते हैं, चाहे वह अदालत हो या इतिहास की किताब। उनकी टेड टॉक्स, इंटरव्यूज और पॉडकास्ट आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चित हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के मंचों पर उन्होंने भारत की परंपरा और संविधान की जड़ों को जिस तरह से प्रस्तुत किया वह सराहनीय है। जे साई दीपक की बहसें सिर्फ कोर्ट या सेमिनार तक सीमित नहीं रहती, उनके तर्कों पर तालियां भी बजती हैं और ट्विटर पर ट्रेंड भी बनते हैं। उनके विचारों से कोई सहमत हो या असहमत, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। एक टीवी डिबेट में उन्होंने कहा कि यदि कोई संविधान एक समुदाय के लिए शरिया कानून को मान सकता है तो उसे दूसरे समुदाय की परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। इस तरह संविधान की कमियों पर वो कुठाराघात करने से भी नहीं चूकते। ये कौन सा इंटरनेशनल ओपिनियन है जो हिंदुओं की बात नहीं करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में? और ये कौन सा इंटरनेशनल ओपिनियन जो सिर्फ नॉन हिंदू माइनॉरिटीज की बात करते हैं भारत के अंदर? नॉन हिंदू माइनॉरिटीज की जो तादाद है, उनकी जो संख्या है यहाँ पे बढ़ी है, वेरएज इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तो पूरी तरह से घट गई है और कुछ जगह पे तो है ही नहीं। तो ये कौन सा दोगुना इंटरनेशनल ओपिनियन है? I'd like to understand what is this international opinion? What is the मापदंड here? ये स्टैंडर्ड क्या है? इंटरनेशनल ओपिनियन उसको शर्मिंदा करेगा जो शर्मिंदा होने के लिए तैयार है। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं, चमड़ी को और थोड़ा मोटा कीजिए। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड्स ओनली द लैंग्वेज ऑफ मनी। इन्होंने हर उस जगह में निवेश किया है जहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या चाइना हो या अफ्रीका हो। जब तक हिंदू सोए रहेंगे तब तक खतरा मंडराता रहेगा। आपको 500 साल पुरानी हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एटलीस्ट कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री को समझ लीजिए, उनके साथ क्या हुआ, इंडिपेंडेंट भारत में क्या हुआ, आर्मी के वहाँ पे होते हुए क्या हुआ। वी आर स्पीकिंग ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1988 टू 1990, इतना भी पुराना नहीं है ये हिस्ट्री, राइट? तो अगर उनके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। विच इज़ वाई व्हेन समबडी सेज ना आप तो 80% हैं, तो आप कैसे खतरे में हो सकते हैं? आपके अपने अपने जगह में हम 80% नहीं होते हैं। इट इज़ द क्यूमुलेटिव फिगर। नॉर्थ ईस्ट में क्या हम 80% हैं? केरला में हैं, बंगाल में हैं, असम में हैं, कश्मीर में हैं? नो, वी आर नॉट। सो द ओवरऑल फिगर doesn't protect you from your local challenges. क्योंकि एक एक वार्ड में, एक एक तालुक में, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक ब्लॉक में उसकी लड़ाई अलग लड़ाई होती है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ इलाकों में हिंदू कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हो सकते अगर ये 80% हिंदू देश है? ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी, फॉर इंस्टेंस इवन इन माय ओन सिटी भाग्यनगर, इफ यू आर अ हिंदू यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंटेस्ट इन फ्यू प्लेसेस। आज के कल और आज के 2-3 वीडियोस आप देख लीजिए, ऐसी गालियां बकी जा रही हैं ये फीमेल कैंडिडेट्स के खिलाफ, एंड इट्स सरप्राइजिंग। सो व्हेन आई से दैट 80% दैट फिगर इज मीनिंगलेस व्हेन यू आर डीलिंग विद अ लोकल रियलिटी, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस फैक्ट। वो ना फेमस होने की कोशिश करते हैं, ना ही सोशल मीडिया पर खुद को प्रमोट करते हैं, लेकिन ट्विटर पर उनका एक एक थ्रेड एक क्लास होता है। बिना शोर शराबे के वो वैचारिक भीड़ में ऐसा वार करते हैं कि ट्रोलर्स हो या तथाकथित बुद्धिजीवी, सबके तर्क ढेर हो जाते हैं। जे साई दीपक के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली जो बताती है कि उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृत से कितना लगाव है। इस समय वो केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट कला कलारी पयट्टू सीख रहे हैं, जिसके जन्मदाता भगवान परशुराम जी थे।
So Kalaripayattu is supposed to be the mother of all martial arts. That's the traditional belief, and it is believed to have been founded or started by Parashuram. And importantly, like any other Bharatiya art form, इसके ट्रेनिंग सेंटर में एक कॉर्नर होता है विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू देवी. आई थिंक इट इज भगवती. एंड यू स्टार्ट विद अ वर्शिप. सो एक वंदना के स्टार्ट शुरू करते हैं, एंड देयर आर मेनी लेवल्स. आई एम बेयरली अ बिगिनर आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट, बिकॉज अंटिल देन दे वर बैंड सिग्निफिकेंटली. व्हेन आर्म्स एक्ट के साथ ये सारा सब कुछ बैन हुआ था. ये भी बैन कर दिया था? यस, मार्शल आर्ट्स वेर बैंड. अच्छा, बट इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं ना. अरे दिस इज एक्सट्रीमली लीथल. Extremely lethal. They had guns, man. No, please. Indian देखा है कमल हासन का? नहीं, मैं भारतीय. This is his movie that released in 1996, produced by Shankar. अच्छा. This is based on a freedom fighter who actually knows this Kalaripayattu. These people were banned across the country. Keeping of weapons, everything was banned, and even the practice of this art was banned. So these people, how they revived the entire tradition along the entire coast, what I would call the Parashurama Kshetra, starting from Konkan to नीचे मलबार तक, कि पूरा परशुराम क्षेत्र है. तो वहीं पे आपको ये सारे कलरी के गुरुकुल्स मिलेंगे. जे साई दीपक आज भारत के उस चेहरे का नाम है जो परंपरा, तर्क और टेक्नोलॉजी तीनों को एक साथ लेकर चलता है. वे सिर्फ वकील या लेखक नहीं, बल्कि इंटरनेट जनरेशन के सोचने का तरीका बदलने वाले धुरंधर हैं. जे साई दीपक सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है जो भारत को भारत की नज़र से देखने की कोशिश करता है. वो हमारे समय के सिविलाइजेशनल लिटिगेटर हैं जो वकालत की पोशाक में भारतीय अस्मिता की मशाल लेकर चल रहे हैं. The map that I've used here, I've referred to अखंड भारत. आप भारत के सिविलाइजेशनल बाउंड्रीज को if you go by Radha Kumar Mukherjee or let's say R.C. Majumdar, you identify it on the basis of हमारे क्षेत्र कहाँ पे है. Sacred geography. Sacred geography. तो जहाँ जहाँ पे शक्तिपीठ है और जहाँ जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, वो हमारे हैं. So you have Hinglaj Mata in Pakistan, right? Or in Balochistan for that matter. According to me, that's our place. Dhakeshwari, Dhaka, that belongs to us. Okay? And you have Kshir Bhavani in Kashmir, belongs to us. Bhagavati in Kerala belongs to us. Madurai Meenakshi belongs to us. Kanakadurga in Vijayawada belongs to us. Mumbai Devi in Mumbai belongs to us. I would say, at the very least, आपके जो boundaries हैं before the Shahis of, let's say, of the Afghans fell to Islamic conquest, ये तो आपके हुए. Okay, so the idea was to basically say all of this is you constantly look at अखंड भारत only from a saffron perspective. आप उसके पीछे का जो अर्थ है उसको समझने की कोशिश कीजिए. आपके मार्कर्स क्या होंगे? मार्कर्स ये होंगे. भारत के ऐसे धुरंधर को गूगल भी प्रणाम करता है. फिलहाल आज के लिए बस इतना ही. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. धन्यवाद. नमस्कार. अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए.